नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमारा साप्ताहिक एपिसोड प्रत्येक रविवार को रिलीज होता है, जिसका नाम है किस्सा कांसी राम का। किस्सा कांसी राम का जो एपिसोड है उसके अंदर मान्यवर साहब कांसी राम की कहानियां, मान्यवर साहब कांसी राम के जीवन में क्या क्या गुजरा, उनके साथ कौन कौन लोग रहे और उनसे मुलाकात करते समय लोगों को कैसा लगा, यह सब कुछ बताया जाता है इस एपिसोड में। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कांसी राम जी के बारे में दुनिया को बताइए कि कांसी राम क्या थे। इस सदी के महानायक कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कहा जाता है, बामसेप और DS4 के संस्थापक भी कांसी राम जी हैं। साथ ही आपको पता, जिस प्रकार से कांसी राम जी ने जो काम किया उसके माध्यम से देश भर में जो क्रांति आई, बहुजन समाज पार्टी ने एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में काम किया। फॉर्मूला मान्यवर साहब कांसी राम का था और माननीय बहन जी इसमें मुख्यमंत्री बनी। तो आपको बता दें, इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं एक हमारे जो कांसी राम साहब के साथी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं किस प्रकार का। लगातार अंकल चैनल भी देखते हैं आप, ऐसा है बता रहे हैं। पहले तो आपका धन्यवाद जो मुझे इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित कर रहे हैं। एपिसोड में आज आपका विषय यही है कि मान्यवर साहब कांसी राम से आपकी प्रथम मुलाकात कब हुई? मान्यवर कांसी राम साहब सन 1981 को राजस्थान के अंदर बामसेप का जो प्रथम सम्मेलन था उसमें जब वो शरीक हुए तो उनके साथ बहन मायावती जी थी और 2 एक्स MP थे, राजनाथ सोनकर शास्त्री, हीरालाल परमार, और राजस्थान के गृह मंत्री रह चुके कैलाश मेघवाल जी थे। उस प्रथम सम्मेलन में मुझे मान्यवर कांसी राम साहब का भाषण सुनने को और उनकी जो बात करने का मौका मिला। अच्छा, आपको लोगों ने बताया होगा कि कांसी राम हैं, आ रहे हैं, यहाँ उनका ये काम चल रहा है, तो आपको कैसे पता चला कि आज ये होने वाला है और हमें इनसे मिलना है और क्यों मिलना है? मेरे साथ मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में सर्विस करता था। तो खेतड़ी एक राष्ट्रीय लेवल का औद्योगिक क्षेत्र था जिसके अंदर एशिया का 2 नंबर का कारखाना था। उसमें पूरे देश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी थे। वहाँ कम से कम 3000 कर्मचारी थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़ी तादाद में थे। तो वहाँ की रिफाइनरी के लोग जो थे वो हमें कह रहे थे कि एक बामसेप नाम का ये संगठन बना है, उस संगठन के मुखिया माननीय कांसी राम साहब जयपुर आ रहे हैं। तो उन साथियों की प्रेरणा से मेरे जो कुछ साथी थे, जिसमें महेशदान गौरा था, किशन लाल महरिया था, हम सब लोग उनकी बात सुनने के लिए राजस्थान के अंदर OP बेरवा नाम करके एक कर्मचारी थे, वो उनके संपर्क में आए थे। 1980 में बामसेप का जो सम्मेलन था चंडीगढ़ में, उस सम्मेलन के अंदर वो लोग शरीक हुए थे। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट और संगठन चल रहा है, उसमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए उनकी बातों को प्रेरित होकर के मैं जयपुर के अंदर उनकी मीटिंग में आया। उनकी मुख्य जो बातें थी, विचार थे, मान्यवर साहब कांसी राम क्या कहते थे लोगों के बारे में, जनता के बारे में, समाज के बारे में? मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा कि मैं ये सम्मेलन जो क्यों कर रहा हूँ आज कर्मचारियों का, पढ़े लिखे लोगों का। मान्यवर साहब ने एक उदाहरण दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा में 1956 को कहा कि मुझे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए मैं उनकी बात को ध्यान में रख करके मैंने ये तय किया है कि मैं इस देश भर के अंदर घूम फिर करके पढ़े लिखे लोगों को इस कलंक से कलंक को हटाऊं और उनको ये एहसास कराऊं कि समाज का आपके ऊपर ऋण है। इस ऋण को पूर्ण होने के लिए माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि आप मेरे साथ आए, मिशन और मूवमेंट के अंदर मेरा सहयोग करें, और मैं जिन बातों के ऊपर आप लोगों को रजामंद कर रहा हूं या जो बातें मैं आपको बताऊंगा, उन बातों से हम लोग प्रेरित हुए। उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा इस देश में 4-5 शक्तियां हैं, जिन शक्तियों में आपकी भागीदारी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आप लोग आज़ादी के बाद इन नौकरियों के अंदर आप लोगों को मौका मिला है। अगर ये बाबा साहब का आरक्षण नहीं होता तो आप लोग इस स्थिति में नहीं होते, न पढ़ पाते, वजीफे भी नहीं मिलते। इसलिए पहले सबसे पहले आपको अपने इतिहास की जानकारी को रखना बहुत जरूरी है, जानकारी को समझना है। महापुरुषों के इतिहास की जानकारी उन्होंने समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों को दी और उन्होंने ये कहा मुझे उन कर्मचारियों की सख्त जरूरत है, वो मुझे आकर के ये न कहे कि मेरा प्रमोशन, मेरी रिजर्वेशन, बल्कि वो मुझे इसके लिए सहयोग करें कि मैंने जो समाज का कर्ज लिया है, मेरे पर जो ऋण है, समाज के सर्टिफिकेट पे मुझे जो लाभ मिला है, उस लाभ से मैं कैसे ऋण हो जाऊं, ये ध्यान में रख करके मेरे मिशन और मूवमेंट में मेरा सहयोग करना होगा।
मान्यवर साहब कांसीराम जब साइकिल यात्रा निकाल रहे थे, मान्यवर साहब कांसीराम की जो यात्रा थी, उसमें यहाँ राजस्थान से कितने लोग सम्मिलित हुए? माननीय कांसीराम साहब ने यात्रा जैसे 4,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन माननीय कांसीराम जी ने राजस्थान में प्रथम साइकिल यात्रा जो निकाली थी, उसमें हम राजस्थान के 3 लोग थे। उसमें ओपी बेरवा था, मैं सज्जनलाल चूड़ी था, किशनलाल महरिया था। वो 1988 के अंदर 16 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली से नाथद्वारा से दिल्ली 2800 किलोमीटर का रूट था, जिसकी यात्रा का नाम था छुआछूत विरोधी साइकिल यात्रा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया इधर हुआ करते थे, तो उनको नाथद्वारा मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, और अगर घुसे भी तो उनको नुला दुला करके कंठी माला पहना करके जब उस मंदिर में घुसाया, तो माननीय कांसीराम साहब को पता चला इस तरीके से एक मुख्यमंत्री का भी यहाँ शुद्धिकरण होता है। वो बात उनके कानों में पहुंची तो उनको बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के अंदर मैं जन जागृति पैदा करूंगा, और उस मंदिर के अंदर मैं प्रवेश का एक आंदोलन चलाता हूँ, जिसमें छुआछूत विरोधी यात्रा का इन्होंने एक मूवमेंट बनाया, जिसमें राजस्थान के 3 लोग थे, हरियाणा से 10 लोग बुलाए, पंजाब से 10 लोग बुलाए, महाराष्ट्र से 10 लोग बुलाए, दिल्ली से 10 लोग बुलाए। ऐसे 40 लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने वो यात्रा उधर दिल्ली से हरी झंडी दिखा करके हम लोगों को साइकिल से, हम लोग उसमें साइकिलें अपने घरों से लेकर के आए थे, और होते हुए राजस्थान में भरतपुर से हम एंटर हुए। उधर पूरे उत्तर प्रदेश राजस्थान में घूमते हुए नाथद्वारा हम जब पहुंचे, तो मान्यवर कांसीराम जी ने कहा कि मेरा मकसद इस मंदिर का नहीं है, मेरा मकसद उस सत्ता के मंदिर का है जो पार्लियामेंट है। ये तो मैं एक जन जागृति पैदा करने के लिए, आप लोगों को एहसास कराने के लिए कि आपकी वास्तव में सामाजिक स्थिति क्या है, इसका आपको एहसास करवाने के लिए यात्रा का मैंने प्रबंध किया है। मान्यवर साहब कांसीराम जब लगातार साइकिल यात्राओं से गुजर रहे थे, रास्ते में विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। कई जगह बताया जाता, झंडे फाड़ दिए जाते थे, लोगों से मारपीट भी हो जाती, तो वो मंजर आपने कैसा महसूस किया उस समय? हाँ, हम लोग जब दिल्ली से चले, कहीं नहीं हुआ, राजस्थान के अंदर हम कोटा शहर में जब पहुंचे, तो कांसीराम जी के नाम सुन करके लोगों ने कहा कांसीराम ईसाई है, कांसीराम गाय का खाता है। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, तो आरएसएस के कुछ लोगों ने, हम लोग एक बस्ती में मीटिंग कर रहे थे, हमारे कुछ लोगों को, हरियाणा के कुछ लोग थे, उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी काफिले के ऊपर, साइकिलें जहाँ थी वहां से हमारे झंडे और बैनर उठा करके ले गए, और वो भी हमारे ही समाज के, भूइया समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, लेकिन उनको बहकाया गया कि कांसीराम ईसाई है और ये दलितों को बहका रहा है और आप लोगों को अपने साथ ले रहा है। तो बहुत से विरोध हम लोगों को होते थे, लेकिन माननीय कांसीराम साहब का हौसला हमारे साथ हुआ करता था। लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी के इस समय में मान्यवर साहब कांसीराम के साथ जो लोग जुड़े थे, वो लोग सभी पार्टी से दूर हो गए हैं। इस पर आप अपना क्या कटाक्ष करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से आज भी जो साहब कांसीराम के कार्यकर्ता जो साथी रहते थे, वो आज भी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? मैं इतना जानता हूं कि राजस्थान के अंदर जो माननीय कांसीराम साहब की मूवमेंट से जो लोग जुड़े थे, मेरी जो नज़र में है, जो कर्मचारी हैं, शायद मैं पहला एक कर्मचारी हूं, मेरे से सीनियर ओपी बेरवा जी हैं, 1-2 कर्मचारियों को छोड़ करके माननीय कांसीराम साहब की मूवमेंट से और बहन जी की मूवमेंट से कोई असंतुष्ट नहीं है, और हम लोग सारे संतुष्ट लोग हैं। राजस्थान में मुझे ऐसा कोई वर्कर नहीं मिला, अगर वो कहता है कि मैं कांसीराम साहब के साथ रहा हूँ, मूवमेंट में रहा हूँ, वो नकली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सब लोगों की जानकारी रखते हैं, क्योंकि 81 से आज इतनी 2022-23 तक मैं चल रहा हूँ, तो एक रोज का भी गैप दिए बगैर मैं इस मूवमेंट और मिशन में चल रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। क्या संदेश देना चाहोगे? 2023 और 24 का चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। कांसीराम जी की बातों से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? कांसीराम क्या कहा करते थे वोट के बारे में? माननीय कांसीराम साहब कहा करते थे, वोट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस वोट से हमें साहब का एक नारा था कि भाई आरक्षण से लेंगे हम पीएम-डीएम, ये लेंगे, और वोट से लेंगे सीएम पीएम। तो साथियों, अगर सत्ता में भागीदारी करनी है, स्वाभिमान से जीना है, तो मेरा यही कहना होगा कि आने वाले समय में बहन मायावती जी के नेतृत्व में, भाई आकाश आनंद जो युवा हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी को सहयोग करना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। वैसे तो बार बार आज नीला झंडा और कई प्रकार के लोग झंडा लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन असली झंडा और मान्यवर साहब कांसीराम साहब की जो पार्टी है, जिसमें हाथी का निशान है, वही बहुजन समाज पार्टी है,
और मैं तो यही कहूँगा, मेरा यही संदेश है, अगर समाज का भला चाहते हैं, अगर देश में दलित और गरीब मजदूर का भला चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को ही अपना समर्थन दे करके उनके कैंडिडेटों को विजयी बनाएं। साथियों, तो जिस प्रकार से हमारा जो एपिसोड है किस्सा कांसीराम का, तो मान्यवर साहब कांसीराम के साथ रह चुके जो साथी हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही आपको बताते हैं जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम की कहानियां ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम की कहानी अगर आपके पास कोई है तो हमें मिल सकते हैं, और अपना किसी प्रकार का एक भी बाइट या इंटरव्यू आपके पास है तो हम लगाने के लिए आपके तैयार हैं। ये सभी इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं, किसी से कोई सहयोग नहीं लिया जाता, और आप अगर चैनल को वैसे ही सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। किस्सा कांसीराम का इस कहानी में हमारे साथ जुड़े थे क्या नाम है अंकल? मेरा नाम है सज्जन लाल चूड़ी, जिला झुंझुनू राजस्थान से सज्जन लाल चूड़ी, जो कि मान्यवर साहब कांसीराम के साथ साइकिल भी चला चुके हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम की लास्ट बात मैं भी बता देना, साहब कांसीराम ने कहा है, जहां मेरा नीला झंडा और हाथी पहुंच जाए वहीं पर समझ लेने का कांसीराम आ गया है। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।